हमारा बिंदुपथ जो चैप्टर था वो पूरा हो चुका था और आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं समरूपता। प्रश्नावली आपकी 11 क्या है? समरूपता। अब एक तो आपके पास समरूपता और एक आपके पास सर्वांग समता। सम यानी समान, रूप यानी रूप या आकार यानी जिसका रूप समान हो वो तो क्या होता है? समरूपता। और सर्वांग समता क्या बन गया? सर्वांग समता का संधि विच्छेद क्या होगा? सर्व प्लस अंग प्लस सम। सर्व यानी सभी, अंग यानी अंग, सम यानी समान, जिसके सभी अंग समान हो वो क्या होता है? सर्वांग सम। और जिसका केवल रूप समान हो वो क्या होता है? समरूप। क्या होता है? समरूप। अब हम वर्त का उदाहरण लेते हैं। किसका? वर्त का। ये वर्त है हमारे पास। क्या है? वर्त। कितने सेमी त्रिज्या वाला वर्त मान लिया हमने? 4 सेमी त्रिज्या वाला। कितने सेमी त्रिज्या वाला? 4 सेमी त्रिज्या वाला। और ये वर्त कितने सेमी त्रिज्या वाला मान लिया? कितने सेमी त्रिज्या वाला मान लिया? 5 सेमी वाला। रूप देखो दोनों का समान है ना, लेकिन सभी अंग समान है क्या? अंग क्या हो गए वर्त में? त्रिज्या। इसकी त्रिज्या तो 4 सेमी है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेमी। क्या इनका अंग समान है? नहीं है। इसकी त्रिज्या छोटी है और इसकी क्या है? बड़ी है। तो बताओ ये दोनों आकृति समरूप हैं कि सर्वांग सम? समरूप। केवल रूप समान है यानी वर्ताकार भाग दिख रहे हैं, ठीक है ना? तो यानी है तो दोनों क्या? वर्त। और वर्त में क्या होती है? त्रिज्या। तो त्रिज्या है लगभग समान रूप है इनका। भाई दोनों क्या है? वर्त है। क्या है? वर्त। अब समरूपता का संकेत क्या है? उल्टा एस। क्या है? उल्टा एस। और सर्वांग समता का? जिसके सभी अंग समान हो। समान यानी बराबर। तो ये तो हो गया जिसके सभी अंग क्या हो। ये तो हो गया समरूपता का संकेत। नीचे बराबर यानी जिसके सभी अंग बराबर हो। किसका संकेत है ये बताओ? सर्वांग समता। किसका संकेत है ये? सर्वांग समता का। ये किसका संकेत है? समरूपता। यानी जिसका रूप समान हो। दोनों का रूप समान है ना? क्या है ये? समरूप आकृति। क्या है? दोनों समरूप आकृति है। क्या है? समरूप है। अब है सर्वांग समता। कितने सेमी त्रिज्या वाला वर्त है? 3 सेमी त्रिज्या वाला। कितने सेमी त्रिज्या वाला वर्त है? कितने सेमी त्रिज्या वाला वर्त है? 3 सेमी त्रिज्या वाला। कितने सेमी त्रिज्या वाला? रूप तो दोनों का समान है ही। अगर दोनों का रूप समान हो तब तो क्या था ये? समरूप था। क्या था? समरूप था। लेकिन दोनों की त्रिज्या भी क्या है? समान है। त्रिज्या क्या है? बराबर है। तो क्या बन गया ये? सर्वांग सम। तो सर्वांगसम आकृति में, सर्वांगसम आकृति में रूप तो समान होता है। क्या होता है? रूप तो समान होता है, लेकिन रूप के साथ में अंग भी क्या होते हैं? समान। वो तो क्या होता है? सर्वांगसम। या जैसे इसको इस प्रकार समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास चूड़ियां हैं। क्या है? चूड़ियां। हमने एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी रख दी, ऊपर से देखते हैं तो पता नहीं चलता है कितनी चूड़ियां हैं। क्यों नहीं चला? क्योंकि उनका रूप भी समान है, रंग भी क्या है? समान है। अब हमने जैसे सिक्के हैं, 1 रुपए का सिक्का है, उसके ऊपर जैसे 10 सिक्के जमा दिए। कितने? 10। अगर ऊपर से देखते हैं अगर कोई भी सिक्का दिखाई नहीं दे तब तो क्या होगा? वो सर्वांग सम। क्या होगा? सर्वांग सम। और अगर सिक्के दिखाई दें तब क्या होगा? समरूप। क्या होगा? समरूप। जैसे हमारे पास चूड़ियां एक के ऊपर दूसरी चूड़ी जमाई,
अगर चूड़ियां अलग अलग दिखती हैं तब तो क्या होगी वो आकृति? समरूप। क्या होगी? समरूप। और अगर दिखती नहीं है सारी तो क्या होगी? सर्वांग सम। और लेते हैं उदाहरण। दोनों कौन से त्रिभुज हैं? समबाहु। क्या है? समबाहु। रूप दोनों का समान है। रूप दोनों का क्या है? समान है, तो क्या होगा ये? समरूप। क्या होगा? समरूप। ठीक है। अब चार सेमी भुजा वाला क्या है? समबाहु त्रिभुज। कितने सेमी भुजा वाला है समबाहु त्रिभुज? रूप तो दोनों का क्या है? समान है। रूप तो दोनों का क्या है? समान है, लेकिन त्रिज्या क्या है? भुजा दोनों की क्या है? अलग अलग। तो ये तो क्या है? समरूप है। और ये दोनों समबाहु त्रिभुज हैं। ये भी 4 सेमी, 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 और ये भी क्या है? 4 सेमी। रूप दोनों का क्या था? समान था। दोनों की भुजा भी क्या है? समान है। तो बताओ आकृति समरूप है कि सर्वांग सम? तो नीचे बराबर का चिन्ह लगा तो उल्टे इसमें तो क्या बन गई है? सर्वांग सम आकृति है। ये भी कौन से त्रिभुज हैं तो समबाहु, लेकिन इनका रूप भी समान है। इनका रूप भी समान है, अंग समान नहीं है। समबाहु त्रिभुज में अंग क्या हो गया? भुजा। अंग क्या हो गया? भुजा। भुजा समान नहीं है इनकी। ठीक है। अब एक है महत्वपूर्ण बात, सारी सर्वांग सम आकृति, यानी समरूप में तो केवल रूप समान होता है, सर्वांग सम में सारे अंग भी समान होते हैं। सर्वांग सम में रूप भी समान होता है, अंग भी समान होते हैं, लेकिन इसमें तो क्या होता है? केवल रूप समान। मैंने आपको बोल दिया कि 5 सर्वांग सम आकृति है। कितनी है? 5 सर्वांग सम आकृति है। तो क्या वो सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी हैं क्या? क्या होता है समरूप का नियम? उनका रूप समान होता है। क्या सर्वांग सम में रूप समान नहीं होता? होता है ना। सर्वांग सम में भी रूप समान होता है। तो सारी आकृतियां जो सर्वांग सम है वो क्या होती है? समरूप। लेकिन सारी समरूप आकृति सर्वांग सम हो ये निश्चित नहीं है। क्या पता कुछ ऐसी आकृतियां जो समरूप हैं उनके अंग समान हो सकते हैं। अगर उनके रूप भी समान है, उनके अंग भी समान है, तब तो क्या होंगी वो? सर्वांग सम। तो हमें इतना याद रखना है कि जितने भी आकृतियां सर्वांग सम है वो हमेशा क्या रहेगी? समरूप। लेकिन सारी समरूप आकृति सर्वांग सम हो ये निश्चित नहीं है। आगे बात समझिए। अब समरूप बताने के लिए हमें कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 2 कारण। सर्वांग सम बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 2 कारणों की। और सर्वांग सम बताने के लिए 3 कारण। समरूप बताने के लिए कितने कारणों की? 2 कारणों की। सर्वांग सम बताने के लिए 3 कारणों की। ठीक है। या तो हम 2 कोण क्या बता दें? कोण को एंगल से लिखते हैं ना। या तो दोनों के कोण क्या हो? बराबर हो। 2 कारण हो गए। दोनों ही कोण के हो गए तो आकृति क्या होगी? समरूप। या फिर संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 2 की। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत भुजाएं भी क्या होती हैं? समानुपाती। अगर हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, क्या हैं? 2 त्रिभुज, अगर उनके संगत कोण भी बराबर हैं, संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाएं भी क्या हैं? समानुपाती हैं, तब वो क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे।
और सर्वांग बताने के लिए कितने कारणों की? 3 की। कितने कारणों की आवश्यकता होगी हमें? 3 कारणों की। कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 3 कारणों की। कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 3 कारणों की। तीनों में से एक भुजा का होना जरूरी है। सर्वांग बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 3 की। कितने की? 3 की। लेकिन उन 3 में से एक भुजा का होना जरूरी है। अगर तीनों ही कारण कोण वाले बता दिए, भाई तीनों ही कोण क्या है? बराबर है, तब वो समरूप होगा, सर्वांग सम में नहीं होगा। तो सर्वांग सम बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी? 3 की होगी, और उनमें से एक भुजा का होना जरूरी है। उनमें से एक भुजा का होना जरूरी है। आ गई बात समझ में? तो समरूप बताने के लिए कितने कारणों की? 2 की। या तो संगत कोण बराबर हो, या संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। ठीक है। या फिर सर्वांग सम बताने के लिए संगत कोण बराबर हो और उनमें से एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। या तो तीनों ही भुजा बराबर हो, या तो तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो, या फिर 2 भुजा हो बराबर, एक कोण बराबर हो, तब भी क्या होगा? सर्वांग सम। या फिर एक कोण 2 भुजा क्या हो? बराबर हो, तब भी क्या होगा? सर्वांग सम। या फिर तीनों भुजाएं बराबर हो, तब भी क्या होगा? सर्वांग सम। तो यानी हमें ये याद रखना है कि कोण और भुजा बराबर होनी चाहिए, लेकिन कारण कितने? 3। लेकिन उनमें से एक भुजा का बराबर होना जरूरी है। अगर भुजा बराबर नहीं है, तीनों ही कोण के कारण बता दिए, तो वो समरूप होगा, सर्वांग सम में नहीं। आ गई बात समझ? अब हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। प्रश्नावली है हमारी 11.1, नॉर्मल सी है। सभी वर्त खालिस्तान होते हैं। सभी वर्त हैं। सभी वर्त बताओ समरूप होंगे एक सर्वांग सम? सभी वर्त हैं, तो कोई वर्त तो 3 सेमी त्रिज्या वाला है, कोई वर्त 4 सेमी त्रिज्या वाला है, कोई 5 वाला है, कोई 6 वाला है। तो बताओ सभी वर्त समरूप होंगे एक सर्वांग सम? समरूप होंगे एक सर्वांग सम। सर्वांग सम होते तो सभी की त्रिज्या क्या होती? बराबर। क्या हो सकती है क्या सभी वर्तों की त्रिज्या बराबर? तो सभी वर्त क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप होंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है, इसके प्रथम में क्या आ जाएगा? समरूप। क्या आ जाएगा? समरूप। इसी का दूसरा है, सभी वर्ग खालिस्तान होते हैं। वर्ग क्या होता है? जिसकी भुजा क्या हो? बराबर। तो क्या सभी वर्गों की भुजा बराबर होती है क्या? कोई वर्ग 3 सेमी वाला है, कोई 4 वाला है, कोई 5 वाला है, कोई 6 वाला है। तो क्या सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं कि समरूप? समरूप। क्या होते हैं? समरूप। सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कौन से त्रिभुजों की रूप समान होते हैं? समबाहु की होती है कि समद्विबाहु की होती है कि विषमबाहु की? समबाहु की। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? तो क्या आ जाएगा इसमें? सभी समबाहु त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? सारे जो समबाहु त्रिभुज हैं वो हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। दो बहुभुज हैं, उनकी भुजा क्या है? समान है। तो वो समरूप कब होते हैं? यदि उनकी संगत भुजाएं तो क्या हों? समानुपाती।
दो समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप कब होते हैं? उनकी संगत भुजाएं तो क्या होनी चाहिए? समानुपाती। और संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। तो दो सम बहुभुज समरूप कब होंगे? अगर उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। संगत भुजाएं तो क्या होंगी? संगत भुजाएं तो क्या हो? संगत भुजाएं तो समानुपाती। और संगत कोण क्या होंगे? बराबर। दो बहुभुज, वो भी कौन से? सम बहुभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होंगे? बराबर। इसी प्रकार है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे का है पढ़ता, सत्य या असत्य बताना है। दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं क्या? सर्वांग सम आकृति तो कितनी हो हमेशा क्या होती हैं? समरूप। तो अगर दो सर्वांग सम आकृति है तो वो समरूप होगी क्या? होगी। अगर तीन है तो भी होगी, चार है तो भी होगी। तो दो सर्वांग सम आकृतियां समरूप होंगी या नहीं होंगी? होंगी। कथन सत्य है या असत्य? सत्य। दूसरा, दो समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है। दो आकृति कैसी है? समरूप हैं। क्या सर्वांग सम होगी? समरूप में तो केवल सम्मान क्या होता है? रूप। क्या होता है? रूप। और सर्वांग सम में क्या होता है? दूसरा कारण है, अंग भी क्या होते हैं? सम्मान। तो क्या समरूप के अंग सम्मान होते हैं? नहीं होते हैं। तो बताओ सभी समरूप आकृति सर्वांग सम होती है? नहीं होती है। तो कारण क्या लिखेंगे? ऐसे। तीसरा कारण, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। समरूप तो कब होंगे? संगत भुजाएं तो समानुपाती और संगत कोण है? बराबर। तभी क्या होंगे? वो समरूप होंगे। कथन सत्य है या असत्य? असत्य। आगे वाला चौथा दे रखा है, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण बराबर होते हैं। होते हैं क्या? तो कथन क्या हो गया? सत्य। आगे वाला दे रखा है 5, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। होते हैं क्या? अगर केवल उनके संगत कोण ही बराबर है तो होंगे समरूप? नहीं। संगत कोण के साथ में क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं समानुपाती। कथन क्या है? ऐसे। तीसरा क्वेश्चन, समरूप आकृतियों कोई दो उदाहरण आकृति बनाकर दीजिए। कौन सी आकृतियों के? समरूप आकृतियों के। तो समरूप आकृति में केवल क्या होगा? रूप समान होगा। क्या दोनों का रूप समान है? इसकी त्रिज्या है 3 सेमी, इसकी त्रिज्या है 4 सेमी। क्या अंग भी समान है? इसके अंग समान नहीं है तो 3 सेमी का है, कितने का है? तो यानी समरूप का हो गया ना एक उदाहरण। तो दूसरा, भुजा कितनी है इसकी? 3 सेमी। इसकी भुजा कितनी है? 4 सेमी। है क्या समरूप? रूप समान है। चार भुजाएं हैं, चारों ही बराबर है। चार कोण है, चारों क्या है? बराबर है। लेकिन इनके अंग समान है। इसकी भुजा 3 है, इसकी कितनी है? 4। कोण तो यहाँ भी 90 है, यहाँ भी क्या है? 90 है ना। लेकिन संगत भुजाएं समानुपाती और संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर।
यह आपकी प्रश्नावली 11.1 हुई। अब पढ़ेंगे हम प्रमेय नंबर 1। कौन सी प्रमेय? प्रमेय 1 है हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय। कौन सी है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या इसी का दूसरा नाम है थेलस प्रमेय। या तो इसका नाम है आधारभूत समानुपाती प्रमेय, या इसका दूसरा नाम क्या है? थेलस प्रमेय। ठीक है। क्या होती है आधारभूत समानुपाती प्रमेय? क्या होती है थेलस प्रमेय? सिद्ध कीजिए कि क्या है हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की, किसी त्रिभुज यानी त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने? एबीसी। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा। तो एक भुजा हमने कौन सी ले ली? बीसी। इस बीसी रेखा से क्या खींचनी है? एक समांतर रेखा। समांतर रेखा कौन सी खींच दी बताओ? एल। कौन सी रेखा खींची बताओ? पंक्ति सुनना। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हो गई? ए बी और ए सी। तो काट रही क्या इनको? कहीं काट रही है ना डी और ए बिंदु पर। तो जहां भी काट रही हैं उन भुजाओं के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होना चाहिए? बराबर। इसके मध्य अनुपात क्या बना? ए डी बटा बी। अनुपात बटा ही तो होता है ना। तो ए डी बटा बी डी के मध्य जो अनुपात होगा वही किसके बराबर होना चाहिए? ईसी या सी। आधारभूत समानुपाती प्रमेय क्या है? अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची गई है तो वो अन्य भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में। अगर भुजा समांतर दे दी और अनुपात बराबर पूछ लिया तो कौन सी प्रमेय होगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अगर अनुपात बराबर दे दिया और भुजा समांतर पूछ ली तो वो क्या होगी? उल्टी। उल्टी क्या होती है? विलोम। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम क्या होगा? अनुपात बराबर दे दिया, अनुपात क्या दे दिया? बराबर, और भुजा क्या पूछ ली? समांतर। भुजा समांतर दे दी और अनुपात बराबर पूछ लिया, कौन सी प्रमेय? आधारभूत। भुजा समांतर अनुपात बराबर पूछ लिया वो तो होगी आधारभूत समानुपाती प्रमेय या थेलस प्रमेय। अगर अनुपात बराबर भुजा बराबर पूछ ली तो भुजा बराबर समांतर, वो क्या होगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। तो ये कहीं भी हमें दो भुजा समांतर मिल गई और अनुपात सीधा हमें क्या बता देना है? बराबर। लेकिन इसको सिद्ध करेंगे कि ये अगर भुजाएं समांतर हैं दो तो उनका अनुपात बराबर कैसे होता है, ये हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। पंक्ति क्या हमारी? सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में
विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की यानी त्रिभुज कौन सा ले लिया हमने, एबीसी। कौन सा ले लिया, किसी त्रिभुज यानी एबीसी। एबीसी की एक भुजा के समांतर, एक भुजा कौन सी, बीसी। इस बीसी के समांतर कौन सी रेखा बना दी हमने, एल रेखा। कौन सी रेखा बना दी, एल। खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को समान अनुपात में, अन्य भुजा कौन सी, AB और AC, तो कहां प्रतिच्छेद कर रही है, D और E। तो हमें अन्य भुजाओं को समान अनुपात में यानी AD बटा BD किसके बराबर बताना है, AE बटा CE। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगी रचना, B को मिलाना है किससे, E से। C को किससे मिलाना है, D से। याद रहेगा, B को किससे मिलाना है, E से। C को किससे मिलाना है, D से। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, ये तो होता है। आधार है लेकिन ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा क्या होती है, लंब। क्या होती है, लंब। तो बताओ AD और BD है, कौन सी रेखा के ऊपर स्थित है, AD और BD है, कौन सी रेखा पर स्थित है, AB पर। तो यानी इस AB को क्या मानना पड़ेगा हमें, आधार। अगर ये आधार है तो हमें लंब डालना पड़ेगा। बताओ कौन सा लंब डाल दिया, कौन सा लंब डाला हमने, ये EF लंब हमने किसके ऊपर डाला है, AB। एक त्रिभुज है हमारे पास ADE, कौन सा है, ADE है ना। दूसरा त्रिभुज है BDE। त्रिभुज ADE का आधार तो क्या लेना है, AD। त्रिभुज BDE का आधार क्या लेना है, BD। तो ऊंचाई क्या होगी, EF। क्या होगी, EF। क्यों होगी ऊंचाई EF, क्योंकि दोनों का आधार एक सरल रेखा के ऊपर स्थित है कि नहीं। इसी प्रकार इसके ऊपर डालो लंब, कौन सा डाल दिया, DG लंब डाल दिया। कौन सा लंब डाल दिया, तो बताओ त्रिभुज अब ADE में आधार क्या लेना पड़ेगा, AE। और त्रिभुज CDE में आधार क्या लेना पड़ेगा, CE। दोनों एक ही सरल रेखा के ऊपर स्थित है कि नहीं आधार, तो दोनों की ऊंचाई क्या हो जाएगी, DG। अगर दो या दो से अधिक त्रिभुज हैं, अगर उनका आधार एक सरल रेखा पे है, किसके ऊपर, तो उनकी दोनों की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान। चाहे दो या दो से अधिक कितने त्रिभुज हों, उनकी ऊंचाई हमेशा क्या होगी, क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान। ठीक है, दिया है इस क्वेश्चन से लिखेंगे क्या क्या दे रखा है, एक त्रिभुज है, एक भुजा समांतर है कि नहीं, एक भुजा के समांतर रेखा खींची गई है, तो क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा L खींची गई है, L खींची गई है, जो अन्य भुजाओं, कौन कौन सी बताओ, अन्य भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है।
क्वेश्चन में दे रखा है ना, एक त्रिभुज दे रखा है, नाम क्या दिया हमने, एबीसी। एक भुजा बीसी के समांतर कौन सी रेखा खींच दी हमने, एल। अन्य दो भुजाओं एबी व एसी को कहां कहां काट रही है, डी व ई पर। सिद्ध क्या करना है, अगर एक भुजा के समांतर रेखा खींच दी तो अन्य भुजाओं को समान अनुपात में क्या करेगी, विभाजित। तो अन्य भुजा के मध्य अनुपात क्या बना, एडी बटा बीडी बराबर क्या होगा, एई बटा सीई। यह हमें क्या करना है बताओ, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, रचना। क्या की है बताओ रचना हमने, बी को ई से, सी को डी से। ईएफ लंब किसके ऊपर, एबी पर, और डीजे लंब किसके ऊपर, एसी। रचना क्या लिखेंगे, बी को ई व सी को डी से मिलाया एवं ईएफ लंब किसके ऊपर, एबी व डीजी लंब एसी खींचा। कोई समस्या, क्या लिखेंगे, उप। क्या लिखेंगे, उप। एक बार तो लेंगे त्रिभुज ए डी ई, एक बार लेंगे बी डी ई। दोनों का आधार एक सरल रेखा एबी पर स्थित है कि नहीं, इसलिए ऊंचाई क्या होगी, क्या होगी, ईएफ। आधार है एडी और बीडी, तो ऊंचाई क्या होगी, ईएफ। क्या होगी, कहां होगी, ये ऊंचाई थोड़ी है, लंब तो यही तो है इस आधार पे, ये लंबी तो है, तो ऊंचाई क्या होगी, ईएफ होगी। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डी ई का आधार, त्रिभुज ए डी ई का आधार एडी व त्रिभुज बी डी ई का आधार बीडी एक सरल रेखा एबी पर स्थित है, एबी पर स्थित है। इसलिए ऊंचाई ईएफ होगी। अब एडी के क्षेत्रफल में किसका भाग दे दें, बीडी का। अब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, बताओ कैसा भी त्रिभुज हो उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए बटा 2 इंटू आधार क्या बताओ, एडी का आधार क्या लिया हमने, एडी, इंटू ऊंचाई क्या लिए, ईएफ, बटा दूसरे वाले का बीडी का भी वही, ए बटा 2 इंटू आधार क्या है बताओ, बीडी का, बीडी इंटू ऊंचाई क्या है बताओ, ईएफ। अभी बात समझ, 1 बटा 2 से 1 बटा 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ईएफ से ईएफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या शेष रहेगा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए डी बटा बी डी। इसको देंगे समीकरण 1। आई बात समझ में। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का आधार की बार क्या लेंगे, ए। इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का आधार ए व त्रिभुज सी डी
अब की बार क्या लेंगे, ए डी ई और सी डी ई। सी डी ई का आधार सी ई एक सरल रेखा AC पर स्थित है, AC पर स्थित है। इसलिए ऊंचाई क्या होगी बताओ, ऊंचाई क्या होगी, DG होगी। इसलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BD, अब की बार क्या आएगा, CDE का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र 1/2 इंटू आधार क्या है, अब की बार AE इंटू ऊंचाई क्या है DG बटा 1/2 इंटू आधार क्या है CE इंटू ऊंचाई क्या है DG। कैंसिल। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर AE बटा CE। इसको देंगे समीकरण 2। एक त्रिभुज है BDE है ना, एक त्रिभुज है CDE, दोनों का आधार D है कि नहीं, दोनों का D है ना, अरे ये D दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं, है ना, तो दोनों का आधार D मान ले, एक ही रेखा पे स्थित है। यहां भी तो यही था ना, अगर आधार एक ही रेखा के ऊपर स्थित हो तो ऊंचाई हमेशा क्या होती है, बराबर। तो अगर दोनों का आधार D है तो ऊंचाई भी दोनों की क्या होगी, बराबर। अब आधार बराबर ऊंचाई बराबर तो क्या क्षेत्रफल अलग अलग होगा क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। अगर इस वाले त्रिभुज का आधार 5 है तो इस वाले का भी 5, इसकी ऊंचाई 10 है तो इसकी भी कितनी होगी, 10 क्यों होगी, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज कब, अगर उनका आधार उभयनिष्ठ हो, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है, बराबर। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि उभयनिष्ठ आधार और दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। इसको देंगे समीकरण 3, या तो समीकरण 3 का प्रयोग 1 में कर दो या समीकरण 3 का प्रयोग किसमें कर दो, 2 में। किसमें कर दें हम, तो 1 में कर दें। समीकरण 3 का प्रयोग समीकरण 1 में करने पर, समीकरण 1 में करने पर कर दें, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, इस BDE की जगह क्या रख दी, यहां से BDE किसके बराबर है, CDE का क्षेत्रफल बराबर के आगे कितना है बताओ, AD ऐसा कैसा, इसकी जगह क्या रख दिया CD, बराबर के आगे क्या है AD बटा BD।
AD बटा, इसको दे दो समीकरण 4, इसको दे दो समीकरण 4। बताओ समीकरण 4 का प्रयोग है वो किस में कर दें? 2 में। देखो ये बायां पक्ष बराबर है क्या दोनों का? AD AD CD CD है ना बराबर। तो बताओ समीकरण 4 का प्रयोग किस में कर दें? समीकरण 4 का प्रयोग समीकरण 2 में करने पर क्या है? समीकरण 4 का प्रयोग 2 में, तो 4 का प्रयोग करेंगे 2 में, इसकी जगह क्या लिख देंगे? AD बटा CD लीजिए, यहां से क्या आ जाएगा? AD बटा BD बराबर क्या आगे क्या है? AE बटा CD। क्या यही सिद्ध करना था क्या? क्या लिख देंगे? इति सीधा। यह आपकी कौन सी प्रमेय है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इसमें भुजा समांतर है तो क्या लिख देंगे हम कि हम जानते हैं आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अन्य दो भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर। क्या होगा? बराबर। अब पढ़ेंगे हम दूसरी प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। दूसरी प्रमेय हमारी सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करती है? अब की बार एक रेखा है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात विभाजित, तो क्या वो तीसरी भुजा की समांतर होगी? ये में क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करें तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह तीसरी भुजा के समांतर होती है। सिद्ध कीजिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात है। अब की बार एक रेखा है तो ये त्रिभुज है हमारे पास, क्या है? कौन सा त्रिभुज है बताओ? ABC। इस त्रिभुज ABC को एक रेखा है, कौन सी रेखा? ये L रेखा। कौन सी रेखा? L रेखा है दो भुजाओं को, तो दो भुजाएं कौन कौन सी होगी? AB और AC। कौन कौन से बिंदुओं पर? D और E पर समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित। यानी अब की बार हमें अनुपात क्या दे दिया? AD बटा BD किसके बराबर दे दिया?
ए बटा सी, ये अनुपात तो बराबर दे दिया और क्या पूछ लिया, यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। कौन होगी? एल। तो हमें सिद्ध क्या करना है? डीई समांतर बीसी, ये हमें क्या करना पड़ेगा? सिद्ध करना पड़ेगा। अगर अनुपात बराबर दे दिया तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से भुजाएं क्या बन जाएंगी? समांतर। अगर भुजा समांतर है तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। आई बात समझ? तो इसमें दिया, इसमें क्या लिखेंगे बताओ? त्रिभुज ए बी सी की भुजा, एक रेखा एल, एक रेखा एल, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी को समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। अर्थात ए डी बटा बी डी वाला मान किसके बराबर दे रखा है? ए बटा सी। सिर्फ क्या करना है? डी समांतर बी सी। रचना क्या करेंगे? हमें पता चल गया कि आधारभूत समानुपाती प्रमेय कब काम में आती है? अगर दो भुजाएं क्या हो? समांतर। इसमें तो अनुपात बराबर दे दिया, भुजा समांतर बताना है, तो हम रचना क्या करेंगे? हमने बीसी के समांतर एक रेखा कौन सी बनाई? बीसी के समांतर कौन सी रेखा बनाई? डीएफ। बीसी के समांतर कौन सी रेखा बनाई? डीएफ। रचना क्या करेंगे? डीएफ समांतर बीसी। डी को एफ से इस प्रकार मिलाए ताकि डीएफ किसके समांतर हो? बीसी से। ये रचना, क्योंकि अगर दो भुजाएं समांतर है तो उनका अनुपात क्या होगा? बराबर। अब बताओ अनुपात क्या बनेगा? अगर ये दोनों भुजाएं समांतर है तो ये क्या बनेगा? ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी बनेगा, या ए एफ बटा सी एफ। क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर है ना, तो अनुपात क्या बनेगा? ए डी बटा बी डी बराबर ए एफ बटा सी एफ। क्या बनेगा? ए एफ बटा सी एफ। तो दिया है, इसमें क्या लिखेंगे? एक रेखा एल त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात वो अनुपात क्या बनेगा बताओ? ए डी बटा बी डी वाला मान किसके बराबर दिया है हमें? ए बटा सी के बराबर दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? अगर अनुपात बराबर तो भुजाएं क्या होंगी? समांतर। सिद्ध क्या करना है? डीई समांतर बीसी। बताओ ये किसका संकेत है? ये दो बराबर हैं, समांतर। रचना क्या की बताओ? डी को एफ से इस प्रकार मिलाया ताकि डीएफ समांतर क्या हो? बीसी। डीएफ समांतर क्या हो? बीसी। ये क्या हो गई बताओ? डीएफ समांतर बीसी क्या हो गई? रचना। क्या लिखेंगे? क्या दिया है हमें? अनुपात बराबर दिया है ना, तो लिखेंगे ये अनुपात कौन से त्रिभुज में? ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी। कौन से त्रिभुज में? ए बी सी में। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटा बी डी बराबर ए बटा सी देंगे समीकरण ए। कारण क्या लिखेंगे? कहां से लाए हम? हमें दिया है। क्या किया है? दिया है। एवं दूसरा कारण हमने रचना से बनाया है कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं? समांतर। डीएफ किसके समांतर है बताओ? बीसी। कहां से लाए? हमने रचना की। तो क्या लिखेंगे? रचना से। अगर दो भुजाएं समांतर है तो कौन सी प्रमेय काम में आएगी?
पहले वाली कौन सी प्रमेय थी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अगर दो भुजाएं समांतर हैं तो कौन सी प्रमेय काम में आएगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा? कौन कौन सी भुजाएं समांतर हैं? ये डीएफ बीसी के समांतर अनुपात क्या बनेगा? एडी बटा बीडी बराबर एएफ बटा सीएफ। एडी बटा बीडी बराबर एएफ बटा सीएफ देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 में भी एडी बटा बीडी है कि नहीं? 2 में भी क्या है? एडी बटा बीडी। 2 में किसका प्रयोग कर दें? 1। किसका प्रयोग कर दें? 1। समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करें। समीकरण 2 में 1 का प्रयोग करें। क्या है बताओ? समीकरण 2 एडी बटा बीडी के लिए क्या रखेंगे? यहां से ए बटा सी बराबर क्या है आगे? एएफ बटा सीएफ है ना? ए बटा सी बराबर एएफ बटा सीएफ है कि नहीं? अगर हम ए में सी जोड़ेंगे, ए में सी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और एएफ में सीएफ जोड़ेंगे, एएफ में सीएफ जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? एसी आएगा। तो दोनों इसको जोड़ने के लिए दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें? दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर जोड़ दो। ए बटा सी में भी कितना जोड़ दो? बराबर एएफ बटा सीएफ में भी कितना जोड़ दो? 1। लघुत्तम कितना आ गया? सीई। कितना आ गया? सी में सी का भाग, एक बार ए को ए से गुना करेंगे ए प्लस सी में ए का भाग कितनी बार जाएगा? सी बार सी को 1 से गुना करेंगे सी बराबर लघुत्तम कितना आ गया? सीएफ। कितना आ गया? सीएफ। सीएफ में सीएफ का भाग कितनी बार? एक बार ए को एफ से गुना करेंगे एएफ प्लस सीएफ में ए का भाग कितनी बार? सीएफ और सीएफ को 1 से गुना करेंगे सीएफ। ए में सी जोड़ेंगे क्या आएगा? ए में सी जोड़ेंगे क्या आएगा? एसी बटा कितना? सी बराबर एएफ में सीएफ जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? एसी बटा सीएफ। एसी से एसी क्या हो गया? वजन गुना किया तो बताओ सीई किसके बराबर आ गए? ये सीई किसके? सीई को 1 से गुना करेंगे सीएफ को 1 से गुना करेंगे सीएफ। क्या आ गया बताओ? सीई बराबर सीएफ। ये सीई किसके बराबर है? ये सीई सीएफ के बराबर है तो दोनों बिंदु एक जगह होंगे कि नहीं? अगर सी वाला मान सीएफ के बराबर है तो ई बिंदु रेफ बिंदु दोनों एक ही जगह हैं। कहाँ हैं? एक ही जगह। और हमें पता है ये तभी संभव होगा जब बिंदु ई और एफ क्या होगा? समपाती होगा, यानी दोनों एक ही जगह होंगे। और अगर दोनों एक जगह होंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर डीएफ बीसी के समांतर है तो डी भी किसके समांतर होगा? आई बात समझ? तो नीचे क्या लिखेंगे? ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जब बिंदु ई व एफ समपाती हो। क्या हो? समपाती हो, दोनों एक ही जगह स्थित हो। इसलिए डीई समांतर बीसी, दोनों एक ही जगह होंगे तो ये पहले से समांतर है इसके, तो
ये भी इसके क्या हो गया, समांतर, इसलिए डी समांतर बीसी। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना। तो जहां दो भुजाएं समांतर हैं तो अनुपात क्या आएगा, बराबर कौन सी प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से। अनुपात बराबर दे दिया, कौन सी प्रमेय काम में लेंगे, आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से। भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर, भुजा समांतर, आधारभूत समानुपाती प्रमेय, अनुपात बराबर आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम।